हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 6 का 12वां चैप्टर है, अध्याय है जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं, ये आपको पता भी है। और उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा टंकी को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? तो उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। मतलब और कौन कौन से काम है जिसका आप यूज करते हो विद्युत का, तो आपको एक नोटबुक में क्या करना है, इसकी डिटेल्स लिखनी है, सूची बनानी है। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? मतलब आपने जो सूची बनाई है उसमें वो बात भी लिखी हुई है कि जिसमें प्रकाश के बारे में लिखा हुआ है। तो सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। ठीक है, और यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है और फिर भी विद्युत की जो आपूर्ति है वो ठप हो सकती है या कई स्थानों पर क्या हो जाती है, अनुपलब्ध, मतलब जो मिल नहीं पाती, अनुपलब्ध हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। और टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। और टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है ये आपको बताना है। तो 12.1 विद्युत सेल। तो टॉर्च के बल्ब को विद्युत और विद्युत सेल से मिलती है। तो विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म में किया जाता है। और अलार्म घड़ी में कलाई जो घड़ी होती है वो रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियां हैं जिनमें इनको किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क यानी चक्रिका होती है। चित्र 12.1 में दिखाया गया है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह यानी प्लस का तथा एक ऋण चिन्ह यानी माइनस का निशान देखा है? तो विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की जो डिस्क है वो ऋणात्मक सिरा होती है। तो चित्र 12.1 में दिखाया गया है विद्युत सेल, जिसका धनात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाया गया है। तो सभी विद्युत सेल में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक तो धनात्मक होता है जिसको टर्मिनल बोलते हैं, एक एंड सिरा, तथा दूसरा जो सिरा होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, माइनस होता है। विद्युत सेल में संचयित रासायनिक पदार्थ से सेल विद्युत उत्पन्न करती है। तो विद्युत सेल के अंदर क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, विद्युत सेल क्या करती है, उत्पन्न करती है। जो सेल होती है विद्युत उत्पन्न करती है। तो जब विद्युत सेल में संचयित रासायनिक पदार्थ को इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल क्या करती है, विद्युत पैदा करना बंद कर देती है तब। तो ये चेतावनी लिखी हुई है वो पढ़ लेते हैं। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकरणों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत जो खतरनाक है वो हो सकती है। और यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक अगर बढ़ता जाए तो वह बहुत क्या करती है, यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और यह भी याद रखिए कि जो सुबह जनित्र है, जो पोर्टेबल जो जनरेटर होता है, उसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत होती है वो भी इतनी ही खतरनाक है। और विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे चित्र 12.2 में ए में टॉर्च का बल्ब है और बी में उसका भीतरी दृश्य है। तो आगे पढ़ते हैं। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल में बदलना पड़ता है। और टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। चित्र 12.2 के ए में दिखाया गया है। और बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? क्रियाकलाप 1 में एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए और आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। और आप क्या देखते हैं?
तो क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? चित्र 12.2 के बी में दिखाया गया है। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि जो बल्ब है उसका कौन सा भाग दीप्त है, मतलब जल रहा है। तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है और जिसे चित्र 12.2 में 2 के बी में दर्शाया गया है। तो ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं, यानी आधार देते हैं। और इन मोटे तारों में से एक मोटा जो तार होता है वो बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है और चित्र 12.बी में दिखाया है। तो दूसरा मोटा जो तार होता है वह आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है और बल्ब के भीतर जो आधार है उस पर धातु का ढांचा तथा धारा जो धातु है उसकी नोक और बल्ब के 2 टर्मिनल हैं और ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुएं। और घरों में उपयोग होने वाले जो विद्युत बल्ब हैं उनकी भी ऐसी ही संरचना होती है और इस प्रकार विद्युत सेल क्या करते हैं, विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों ही 2 टर्मिनल होते हैं इनमें। तो चेतावनी पढ़ लीजिए। विद्युत सेल के 2 टर्मिनल से जुड़े तार को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कभी भी नहीं मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो जो विद्युत सेल है उसके जो रासायनिक पदार्थ है वो बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगी जल्दी। तो विद्युत बल्ब दोनों में ही 2 टर्मिनल होते हैं और इनमें ये 2 जो टर्मिनल है वो क्यों होते हैं? तो 12.2 में विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करें, यानी जलाने के प्रयास करें। और ऐसा हम किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। तो क्रियाकलाप 2 में विभिन्न रंगों के जो प्लास्टिक है उसका आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए और प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाए तो तारों के अनावृत मतलब उसे तार जो प्लास्टिक बढ़ जाए ऊपर से, तो दोनों तारों के अनावृत भाग को विद्युत सेल के तथा दूसरे 2 बल्ब से जोड़ लीजिए। चित्र 12.3 तथा 12.4 में दर्शाने के अनुसार आपको करना है। तो दिखा रखा है 12.3 में 2 तारों को जुड़ी हुई विद्युत सेल दिखा रखी है। आगे क्या होता है? 12.4 में 2 तारों से जुड़ा हुआ बल्ब दिखा रखा है। अब क्या करना है? तो जो बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी जो टेप होती है उसका यूज करना है, जो बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली होती है। लाल जो टेप होती है, लाल और नीली, काली। और सेल के लिए रबड़ बैंड या फिर टेप का उपयोग कर सकते हैं। तो अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसे कि चित्र 12.5 में 5 के ए से 12.5 के एफ में दर्शाया गया है। और प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं। तो प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या ना लिखिए। तो दिखा रखा है ए बी सी डी ई एफ। तो विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न व्यवस्थाएं दिखाई हुई हैं। आगे पढ़ते हैं। अब क्या करना है? तो अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए, उनको ध्यान से देखना है। और जिनमें जो बल्ब दीप्त होता है, जिसमें बल्ब जलता है, इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता, नहीं जलता। तो क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं? तो चित्र 12.5 के ए में जो विद्युत सेल है उसके एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए और अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। तो इस कार्य को चित्र 12.5 की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। तो क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है? तो जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है। तो 12.3 में विद्युत परिपथ। तो क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। तो ध्यान दीजिए कि चित्र 12.5 ए के तथा चित्र 12.5 के एफ की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़े गए हैं और इस प्रकार की जो व्यवस्था है विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। और विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच
विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। तो बल्ब जो है वो केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। तो जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल से के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के जो तंतु हैं, तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है, यानी जला देती है। तो कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। तो ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। तो जो फ्यूज बल्ब होता है उसको ध्यानपूर्वक देखिए। और क्या इसका तंतु अक्षुण है? तो चित्र 12.6 में विद्युत परिपथ में धारा की दिशा दिखाए रखी है। और आगे क्या है? जो विद्युत बल्ब है कई कारणों से फ्यूज हो सकता है और इनमें से एक कारण है जो बल्ब के तंतु हैं उसका जो खंडित होना है, टूट जाना। तो जो बल्ब का तंतु होता है वो खराब या खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसीलिए विद्युत बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता, यानी नहीं जलता। आगे है, क्या अब आप यह बता सकते हैं कि जो चित्र 12.5 का बी, सी, डी तथा ई है उसमें आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता? तो अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। तो क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? तो क्रियाकलाप 3 में एक टॉर्च, बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए और चित्र 12.7 में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर क्या करना है, आपको लगाना है। तो चित्र 12.7 में घर में तैयार की गई टॉर्च है। पहेली के पास बल्ब तथा सेल जोड़ने की दूसरी व्यवस्था है और क्या इस व्यवस्था में बल्ब जलेगा? अब लपेटने के बाद तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की जो नोक है अर्थात इसके जो टर्मिनल है उसको विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनलों पर रखिए। तो क्या बल्ब दीप्तिमान होता है या जलता है? तो अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए और क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? तो क्या यह टॉर्च को ऑन या ऑफ करने के समान नहीं है? तो 12.4 विद्युत स्विच। तो घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन या ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। तो यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है तो हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। तो क्रियाकलाप 4 में आप 2 ड्राइंग पिन लें, एक सुरक्षित पिन या फिर पेपर क्लिप लो, जो ये है 2 लेने हैं, 2 तार लेने हैं और एक तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। तो सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए जैसा कि चित्र 12.8 में दिखाया गया है और यह सुनिश्चित कीजिए कि जो सुरक्षा है वो पिन आसानी से क्या हो, घूम सके। तो दिखा रखा है 12.8 में साधारण स्विच। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाइए कि जो सुरक्षित पिन है उसका स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके या छू सके। तो इस प्रकार जो जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन है इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। तो अब विद्युत सेल, बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। तो जो सुरक्षा पिन है उसको एक तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरी ड्राइंग पिन को छुए। तो आप क्या देखते हैं? अब क्या होगा? अब आप क्या देखते हैं? तो इसके बाद है जो विद्युत चालक है, जो अभी आपने जो बल्ब जलाया है वो जला है या नहीं है। तो जो अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए, क्या बल्ब भी अब भी जलता रहता है? तो जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त यानी खाली स्थान को भर देता है। तब इस स्थिति में स्विच को क्या बोलते हैं? ऑन कहते हैं। और 12.10 में
चूंकि जो सुरक्षित पिन है उसका पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और इस तरह बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है, दीप्तिमान होता है। तो स्विच सहित विद्युत परिपथ दिखा रखा है और ऑन स्थिति में स्विच दिखा रखा है। तो इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करती, तो जो विद्युत बल्ब है वो दीप्तिमान नहीं होता, यानी नहीं जलता। तो इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान क्या होता है, बंद नहीं होता है तथा जो परिपथ है पूरा नहीं होता। और इस दशा यानी इस स्थिति में स्विच क्या होता है, ऑफ होता है। तो जैसा कि चित्र 12.9 में दर्शाया गया है, तो स्विच एक सरल युक्ति होती है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। और घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को जलाने या दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए क्या कहते हैं के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले जो स्विच हैं इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, पर उनके जो डिज़ाइन है वो क्या होता है, जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो 12.5 में विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक, चलाने वाले और रोकने वाले। तो हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। तो मान देखो, जो ये डायग्राम है 12.11, इसमें टॉर्च का आंतरिक आरेख दिखा रखा है, जिसमें अब्बूजो ने चित्र 12.11 के अनुसार टॉर्च के आंतरिक आरेख को चित्रित किया है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा होता है और जो बल्ब होता है वो जल जाता है, दीप्तिमान होता है। तो क्या आप चित्र में लाल रेखा खींचकर पूरे परिपथ को इंगित कर सकते हैं? तो दिखा रखा है बल्ब कहाँ है, परावर्तक दिखा रखा है, प्लास्टिक का आवरण दिखा रखा है, विद्युत सेल है और स्लाइड स्विच है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए जो परिपथ है बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर अगर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान या जलेगा? तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? तो आइए इसका पता लगाते हैं। तो क्रियाकलाप 5 में क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त जो विद्युत परिपथ है उससे स्विच को अलग कीजिए, और ऐसा करने से आपको चित्र 12.2a के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिला दीजिए और इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप यानी पास लाइए ताकि ये एक दूसरे को छू सकें या स्पर्श कर सके। क्या यह बल्ब जल उठता है? तो अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये जो विद्युत धारा है प्रवाहित करते हैं या फिर नहीं करते अथवा नहीं करते। तो चित्र 12.12 के ए में चालक परीक्षित तथा 12.12 के बी में जब चालक परीक्षित चाबी के संपर्क में होता है तब तो बल्ब के जलने की जो वह जांच वो चेक करते हैं। तो जांच करने के लिए विद्युत जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं जैसे कि सिक्के, कोर्क, रबड़, कांच, चाबी, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्यूमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित यानी इकट्ठा कीजिए और चालक परिक्षेत्र के चारों के स्वतंत्र जो सिरों हैं उनको तारों के जो सिरों हैं उनको प्रत्येक नमूने से बारी बारी क्या करना है, स्पर्श कराना है, छुआना है। तो 12.12 के बी की तरह, और ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को छुए ना या स्पर्श ना करें, और क्या हर बार बल्ब जलता है ये आपको चेक करना है। तो सारणी 12.1 के समान आपने नोटबुक में एक सारणी बनाइए तथा अपने परीक्षण को अंकित कीजिए, और सारणी 12.1 के विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक ये बताने हैं। देखो, स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु का नाम लिखना है और पदार्थ जिसका यह बना है और बल्ब जलता है नहीं ये लिखना है। तो चाबी है वो धातु की बनी है, उसमें बल्ब जलता है। जो रबड़ है, इरेजर है, वो क्या है, उसके धातु रबड़ है और वो नहीं जलता। ऐसे ही इस जो स्केल होता है वो प्लास्टिक होता है, वो नहीं जलता। माचिस की तिल्ली लकड़ी होती है, वो भी नहीं जलती। और कांच की जो चूड़ी है वो कांच, वो भी नहीं जलता। लोहे की कील जो धातु होती है वो जला देती है बल्ब को। तो आप क्या पाते हैं, तो परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब क्या होते हैं, दीप्तिमान नहीं होते। तो इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते, और इसके विपरीत यानी इसके उल्टा जो बल्ब के जलने से पता चलता है कि कुछ पदार्थ क्या है अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। तो जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं
वे विद्युत चालक कहलाते हैं, और जो विद्युत रोधक होते हैं वो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। और सारणी 12.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक है और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक हैं। आगे है दिखा रखा है, विद्युत चालक लिखना है और रोधक लिखने हैं। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला है? तो कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से पदार्थ विद्युत रोधक हैं? तो अध्याय 4 के उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं और क्या वे विद्युत चालक हैं या नहीं। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम तथा अन्य धातु क्यों प्रयुक्त की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें, और जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था चित्र 12.9 में। तो जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि जो थर्माकोल है वो एक विद्युत रोधक है, और स्थित जो रिक्त स्थान है उसमें जब वायु होती है तब क्या होता है, तो चूंकि स्विच के 2 ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं हुआ, यानी नहीं जला। तो इससे इसका तात्पर्य यह है कि वायु भी विद्युत रोधक है, और विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। और स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं, और दूसरी ओर विद्युत तारों प्लग के ऊपर के जो भाग होते हैं वो स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं, इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। चेतावनी ये है कि आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, और अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके प्रमुख शब्द हैं बल्ब, विद्युत चालक, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ, तंतु यानी फिलामेंट, विद्युत रोधक और स्विच और टर्मिनल। तो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।